दुनिया भर की खबरों में आज देखिए, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट बनी गली के लौंडों की बतौलेबाजी। ट्रंप बोले बाइडेन है मंचूरियन, बाइडेन बोले बीवी थी प्रेग्नेंट और पॉर्न स्टार से रिश्ते बना रहे थे ट्रंप। ईरान में नए प्रेसिडेंट को चुनने के लिए आज हुई वोटिंग। पिछले महीने इब्राहिम रईसी की मौत के बाद हो रहा है नया इलेक्शन। हसन नसरुल्लाह की धमकी के बाद साइप्रस ने दिए हैंड्स अप करने के इशारे। कहा, हम इजराइल या किसी को अपनी जमीन से लेबनान पर नहीं करने देंगे हमले। लेबनान बॉर्डर पर अगले 60 घंटे बेहद अहम। चीन ताइवान में लगातार बढ़ रही टेंशन। ताइवान ने अपने सिटीजन्स को चीन न जाने की दी हिदायत। चीन ने कहा था, ताइवान की आजादी चाहने वालों को मार डालेंगे हम। और इजराइल का बारूद बन रहा उसी के टैंक्स की तबाही की वजह। जानिए हमास ने कैसे कब्जाई आईडीएफ की बारूदी सुरंगें। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 28 जून 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। चीन की तरफ से धमकी मिलने के बाद ताइवान बहुत ज्यादा अलर्ट हो गया है। ताइवान ने अब अपने सिटीजन से ये कहा है, अपने बाशिंदों से कहा है कि वो हांगकांग और मकाऊ जैसी जगहों पर जाने से बचें जहां पर चाइना का होल्ड है। दरअसल चाइना ने ताइवान की डेमोक्रेटिक आजादी के सपोर्टर्स को मार डालने की धमकी दी थी, जिसके बाद ताइवान ने अपने बाशिंदों से अपील की है। आप सभी जानते हैं कि स्टेटस क्या है हांगकांग का और मकाऊ का। तो फिलहाल चीन दावा करता है कि ताइवान उसका अपना इलाका है और अगर जरूरी हुआ तो ताकत के दम पर उस पर कब्जा भी कर सकता है। इधर ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंगते के प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद से चीन ने ताइवान की आजादी पसंद लोगों को चुन चुन कर मार डालने की धमकी दी थी। इसी वजह से अब ताइवान ने यह कदम उठाया कि भैया मकाऊ और हांगकांग मत जाओ, बचो, वरना चीन चुन चुन के मारने की बात कर रहा है। अब बात अमेरिका में कुछ महीने में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन की। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, लेकिन ये पहली थी इस बार की। प्रेसिडेंशियल डिबेट गली के लौंडों की बतौलेबाजी जैसी बनती हुई दिखी, क्योंकि बाइडेन को मंचूरियन बताने लगे ट्रंप। और बाइडेन बोले कि ट्रंप पॉर्न स्टार से रिश्ते बना रहे थे, उसके पल्लू में पड़े हुए थे। अमेरिका में नवंबर में प्रेसिडेंशियल चुनाव है। इससे 5 महीने पहले जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच डिबेट हुई। 2 घंटे चली डिबेट। इस दौरान दोनों लीडर्स ने करीब 75 मिनट तक एक दूसरे पर बहुत ही संगीन इल्जामात लगाए और निजी प्राइवेट हमले किए। ट्रंप ने बाइडेन को मंचूरियन कहा, इल्जाम लगाया कि बाइडेन को चीन से पैसे मिलते हैं। मंचूरियन चाइनीज डिश है। राष्ट्रपति जो हैं इस वक्त सदर अमेरिका के जो बाइडेन, उन्होंने ट्रंप को उनके हश मनी मामले पर शर्मिंदा करते हुए कहा कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी और आप पॉर्न स्टार से संबंध बना रहे थे और आप अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के फिर से ख्वाब देख रहे हैं। डिबेट के बाद जीत हार पर बहस हुई। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, इन सब ने इस पर जो नतीजा निकाला उसमें ट्रंप जीत गए। इस बहस में ट्रंप को विक्ट्री मिली है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप और डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन के बीच ये मुकाबला 4 साल में दूसरी बार हुआ। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया। सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में सत्ता और विपक्ष हाथ नहीं मिला रहे। स्टूडियो में एंट्री के वक्त जो बाइडेन ने हाथ हिलाया और कहा कैसे हैं, जबकि ट्रंप ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बंदा जाकर अपनी जगह पर खड़े हो गया। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में तो 5 महीने बाद चुनाव है, लेकिन ईरान में आज इलेक्शन हुआ। ईरान में आज जुम्मे के रोज अगले प्रेसिडेंट को चुनने के लिए आवाम ने वोट डाले। पिछले महीने सदर इब्राहिम रईसी की आपको पता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। उसके बाद ये ताजा चुनाव हो रहे हैं। ये इलेक्शन ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इजराइल हमास के बीच जंग जारी है और इसको लेकर पूरे वेस्ट एशिया में एक बड़े लेवल पर टेंशन है। और ईरान पिछले कई सालों से इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जूझ रहा है, उस पर सैंक्शंस लगते आए हैं। ईरान के 85 साल के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी इस चुनाव का पहला वोट डाला, इस इलेक्शन का, और आवाम से बड़ी तादाद में वोट करने की अपील की। जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि प्रेसिडेंशियल चुनाव जो है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है। कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, 3 लोगों के बीच है। 3 लोग इसमें से जीत सकते हैं।
किसी दो के बीच सीधा मुकाबला नहीं है। इस इलेक्शन में 6 करोड़ से ज्यादा ईरानियों ने वोट डाले या वो वोट डाल सकते हैं बताया गया, क्योंकि वो वोटर्स हैं रजिस्टर्ड। पूरे मुल्क में, पूरे ईरान में 58,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। जैसे ही तस्वीर इस वोटिंग की साफ होगी, हम आपको फिर से इत्तला जरूर देंगे। अब कुछ और खबरें। हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरल्लाह की धमकी के बाद साइप्रस ने हैंड्स अप कर दिए हैं और कहा है कि हम इजराइल की कोई मदद नहीं करेंगे, किसी की भी नहीं करेंगे। इस हेडलाइन को देखिए। साइप्रस ने कहा, हम अपनी जमीन से लेबनान पर हमले नहीं होने देंगे। बैरूत में साइप्रस की एम्बेसी ने कल कहा कि साइप्रस किसी दूसरे मुल्क, खासकर लेबनान पर हमले के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा, किसी को भी नहीं देगा। हालांकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कंट्रोल से बाहर रहने वाली नेशनल न्यूज एजेंसी ये कहती है कि साइप्रस ने यह ऐलान तब किया है जब लेबनानी पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट इलियास अबू साब ने लेबनान में साइप्रस की एम्बेसडर मारिया की अगवानी की और उनसे अपील की कि इजराइल को अपनी जमीन लेबनान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, वरना हिजबुल्लाह आप पर हो सकता है रॉकेट मिसाइल दागे। इससे हमारे जो ताल्लुकात हैं साइप्रस के और लेबनान के, वो खराब हो सकते हैं। लिहाजा इन ताल्लुकातों को बचाने के लिए इजराइल से अपनी जमीन को बचा कर रखिए। बढ़ते हैं आगे। इजराइल गजा में जंग हार रहा है। इजराइल गजा में जंग हार रहा है। यह बात मैंने नहीं, इजराइल की ही एक पॉलिटिकल पार्टी के चीफ ने कही है, जिसने नेतन्याहू को टोटल, जो नेतन्याहू करते हैं ना टोटल विक्ट्री के दावे, उसकी हवा निकाल दी है। इजराइल की अपोजिशन वाली पार्टी है यिस्राएल बेतेन्यू पार्टी, आप इसे YBP कह सकते हैं। इसके मुखिया हैं एविगडोर लिबरमैन। इन्होंने कहा है कि इजराइल गजा में जंग हार रहा है और साथ ही लिबरमैन ने वार्निंग दी है कि इजराइल की मुकाबला करने की कुव्वत सिफर यानी 0 हो चुकी है। लिबरमैन ने डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट के वॉर मैनेजमेंट को भी नाकाम बताया और कहा कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बाद इस नाकामी के लिए अगर कोई सीधे जिम्मेदार होगा तो वो ये बंदा है, योव गैलेंट। अपोजिशन लीडर एविगडोर लिबरमैन ने कहा कि इजरायली हुकूमत के पास जंग के लिए कोई क्लियर प्लान नहीं है। राफा में पड़ रही मार से इजरायली फौजी और अफसर परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। लिबरमैन ने कहा कि इजरायली सरकार सही फैसले लेने या गाजा और लेबनान बॉर्डर पर जीत हासिल करने में नाकाम है। इजराइल की वाला वेबसाइट ने भी इसी हफ्ते की शुरुआत में यह बताया था कि IDF फौजियों की कमी से जूझ रही है और कई मिशंस को अंजाम देने के लिए आर्मी की एक नई डिवीजन बनाने की जरूरत है, लेकिन नए फौजी IDF में भर्ती होना नहीं चाह रहे हैं। सब जान रहे हैं कि गजा में फौजियों के साथ जो हो रहा है वो हम अपने साथ नहीं होने देना चाहते। दोस्तों, पूरी दुनिया देख रही है कि एडवांस्ड हथियारों का जखीरा, आयरन डोम, वायरन डोम, ये सब रखने वाली IDF या इजरायली हुकूमत हमास जैसे एक छोटे से रेजिस्टेंस ग्रुप से 8 महीने तक निपटने में नाकाम रही है। ये नेतन्याहू और इजराइल के लिए पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बायस बन चुका है। बढ़ते आगे। हमास के लड़ाके गजा में इजरायली टैंकों के परकच्चे उड़ाने के लिए इजराइल के ही बारूद को इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल की बारूदी सुरंगों यानी कि माइंस को यूज कर रहे हैं, यानी इजराइल का ही बारूद अब उसी के फौजियों और मशीनरी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके लड़ाके गजा पट्टी के राफा में वाक़ ताल अल सुल्तान इलाके में इजरायली फौज पर पूरा गढ़ा लगाकर, फील्डिंग लगाकर हमला करते दिखाई दिए और इस दौरान एक इजरायली टैंक को उड़ाने के लिए IDF से जब्त किए गए गोला बारूद का ही इस्तेमाल किया गया। अल कसाम ब्रिगेड ने कहा कि यह हमला 20 जून को किया गया था। आज 28 जून है। अल कसाम ने 20 जून का वीडियो एडिट करके खूब सही से कई कैमरा एंगल से दिखाया है कि यह हमला 20 जून को हमने किया था और हमने टैंक पर हमला करने के लिए उन बारूदी सुरंगों का, उन माइंस का इस्तेमाल किया जिनका इस्तेमाल इजरायली फौज फलस्तीनियों के घरों को उड़ाने के लिए करते हैं। यानी कि फलस्तीनियों के घरों से ही अल कसाम ब्रिगेड ने यह माइंस हासिल की और फिर कहा कि जिससे तुम हमें उड़ाना चाहते थे हम तुम्हें उड़ाएंगे, और इसके बाकायदा उन्होंने वीडियो जारी करे। खैर, बढ़ते आगे। दो लोगों में जंग चल रही है, दोनों एक दूसरे को मारेंगे और ऐसा तो नहीं कहेंगे तुम हलवा खाओ हमें मार दो। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। हालात इतने खराब हैं
कि गजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये अलग रिपोर्ट है। लोगों को ना तो खाना मिल रहा है और ना ही पीने के लिए पानी मिल रहा है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पहुंचाई जाने वाली मदद के बाद भी लोग बेहाल हैं। जंग की वजह से सबसे बुरा हाल औरतों और बच्चों का है। यूएन का इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज आईपीसी, जो कि ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी को देखता है, ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी को देखता है, उसके मुताबिक दुनिया में लगभग 166 मिलियन लोग खाने की तंगी का शिकार हैं पूरी दुनिया में। इसमें कई देशों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा लोग शामिल हैं, लेकिन दुनिया का एक ऐसा मुल्क है, वाहिद ऐसा मुल्क है या वाहिद ऐसी जगह है, एक इलाका है जहां लगभग पूरी की पूरी आबादी खाने की तंगी का शिकार है। वो हिस्सा दुनिया का गजा पट्टी कहलाता है। पूरी गजा पट्टी में 1 मिलियन आबादी, लगभग 10 लाख लोग भुखमरी के सबसे खतरनाक लेवल यानी अकाल यानी कहत से जूझ रहे हैं। इस खतरनाक लेवल का सबसे बड़ा शिकार भी ज्यादातर बच्चे ही। पिछली खबर में आपने जाना कि गाजा में भुखमरी फैल रही है, जिसे दूर करने के लिए चाहिए रोटी। बड़ी तादाद में रोटी या राशन तो मिस्र से लगती सरहद से ही आ सकता है, क्योंकि हजारों हजार ट्रक उस तरफ खड़े हुए हैं। मगर उस सरहद पर बनी राफा क्रॉसिंग तो इजराइल ने पिछले महीने ही कब्जा ली थी। अब उसी क्रॉसिंग पर आईडीएफ अगले 6 महीने तक अपना कब्जा जारी रख सकता है, यानी कि अगले 6 महीने तक गजा की आवाम भूख से तड़पती रहेगी और सरहद पर उसके लिए भेजा गया राशन सड़ता रहेगा सरहद के पार। इजराइल के डेली न्यूज़पेपर येदियोत एनोत ने आज बताया कि इजरायली फौज गजा पट्टी और मिस्र के बीच सरहद पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जो है ना गलियारा फिलाडेल्फी, उसमें कम से कम 6 महीने तक अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी। येदियोत एनोत की रिपोर्ट के मुताबिक रफा पर हमले के 8वें हफ्ते के दौरान इजरायली फौज ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर से लगती हमास की 25 सुरंग के एंट्री पॉइंट्स ढूंढ निकाले हैं। ये सुरंगें जुनूबी गजा पट्टी के साहिल पर ताल अल सुल्तान से लेकर इजराइल की सरहद पर करीम अबू सलेम तक लगभग 15 किलोमीटर तक फैली हुई थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अब तक खोजी गई 25 सुरंगों को तबाह करने के साथ साथ बाकी की सुरंगों का भी तो पता लगाना है। अब इसके लिए हमको ज्यादा वक्त चाहिए होगा, शायद इसमें 6 महीने भी लग जाए। इसी वजह से 6 महीने और कब्जा कर रखेगी राफा पर सरहद को इजरायली फौज, यानी खुद को हमास से सिक्योर करने के बहाने आईडीएफ मिस्र से लगती गजा की सरहद पर अपना कब्जा कायम रखना चाहती है। लेकिन यह खेल सिर्फ उतना सीधा नहीं जितना बताया और दिखाया जा रहा है। दरअसल इजराइल का मकसद है गजा का पूरा दुनिया से कट जाना, क्योंकि इजराइल के अलावा किसी और मुल्क से गजा जाने का एक अकेला रास्ता राफा पर यह बॉर्डर ही है, जिससे मिस्र की सरहद, मिस्र की जमीन मिलती है। और जब इस पर इजराइल को कब्जा मिल चुका है और इसका कब्जा रहेगा, तो कोई भी उसकी मर्जी के बगैर ना तो गजा में जा सकेगा और ना ही गजा से बाहर आ सकेगा किसी दूसरे मुल्क के लिए। अब बात जरा हिजबुल्लाह की। इजराइल हिजबुल्लाह टेंशन अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। जंग का नगाड़ा बस बजने ही वाला है। इजराइल का भारी तोपखाना और फौज का जमावड़ा लेबनान बॉर्डर पर तैनात होने की खबर है। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज गजा से लेबनान बॉर्डर की तरफ कूच कर रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले 60 घंटे या कुछ और घंटों में आईडीएफ की सभी यूनिट्स को लेबनान बॉर्डर पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं और इसी रिपोर्ट का एक हिस्सा कहता है कि ये घंटे घटकर 24 हो गए हैं। उधर हिजबुल्लाह भी दो हाथ करने के मूड में है। उसका कहना है कि इजराइल की एक गलती उसे जिंदगी भर का जख्म देने के लिए काफी होगी। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि वो इजराइल के हर हमले से निपटने के लिए तैयार है और अगर लेबनान पर हमला होता है तो उसके लड़ाके, उसकी मिसाइल और उसकी ड्रोन फोर्स किसी भी इजरायली शहर को तबाह करने के लिए जबरदस्त हमले करेंगी। ये हमले ऐसे होंगे कि खुद इजराइल चौंक जाएगा। उधर सीरिया और इराक की रेजिस्टेंस फोर्सेस लेबनान में मुमकिना जंग के छिड़ने के आसार के बीच अपने साजो सामान तैयार कर रही है ताकि इजरायली इलाकों पर चौतरफा हमला किया जा सके। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से नॉर्दर्न बॉर्डर पर तनाव यानी टेंशन ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए इजराइल ने अपनी वॉर पॉलिसी में बदलाव कर अपना ध्यान गजा से लेबनान बॉर्डर पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अनादोलू की रिपोर्ट कहती है कि इजरायली फौज की टुकड़ियां, इजरायली फौज की यूनिट्स गजा से मूव करने की तैयारी कर रही हैं। आईडीएफ बड़े पैमाने पर अपने टैंकों और आर्म्ड व्हीकल्स को गजा से पीछे हटा रही है। खबरों के मुताबिक आईडीएफ की सारी यूनिट्स को 24 घंटे में लेबनान बॉर्डर पर रिपोर्ट करने के ऑर्डर दिए गए हैं।
इन 24 घंटों के अलावा एक स्ट्रेटजी बनाकर अगले 60 घंटे में कोई मिशन अंजाम दिया जा सकता है। इधर मिडिल ईस्ट के सुलगने का खतरा मंडरा रहा है और उधर अमेरिका हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग टालने की तमाम कोशिशें कर रहा है। वो हिजबुल्लाह को तो समझा नहीं सकता, लेकिन इजराइल पर कोई कदम ना उठाने का दबाव जरूर बना रहा है, क्योंकि जंग छिड़ने के हालात में इजराइल के नुकसान से उसे खुद भी नुकसान होगा। और अगर ये जंग एक रीजनल वॉर बन गई तो भी अमेरिका को मिडिल ईस्ट में बड़ा घाटा हो सकता है। बढ़ते आगे, इजराइल और लेबनान में बढ़ती टेंशन्स के बीच भारत और अमेरिका दोनों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने अपने सिटीजन से एहतियात बरतने और लेबनान जाने के बारे में गौर व फिक्र करने, दोबारा सोचने की अपील की है। बैरूत में रूस की एम्बेसी ने भी अपने शहरियों से हालात ठीक ना होने तक लेबनान के सफर से परहेज करने की अपील की है। उम्मीद ये करते हैं कि दुनिया भर की खबरें जो ये शो हम आपके लिए लेकर आए आज आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश होती है इधर उधर हर जगह से खबरें आपके लिए लाई जाएं। आप बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, ईमानदारी से कमेंट करते हैं। मेरी कोशिश भी ईमानदारी से है कि मैं आप तक ताज़ा और आप तक डिटेल खबरें पहुंचा सकूं। कल शो नहीं आ सका, मुझे कुछ हाजियों से मिलने जाना था। फिलहाल इस शो में अभी के लिए इतना ही। खुश रहिए, सलामत रहिए।